नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। बिहार चुनाव के साथ ही झारखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव भी होगा। उपचुनाव को लेकर झारखंड की सियासत रफ्तार पकड़ चुकी है। बेरमो सीट कांग्रेस के पास थी और दुमका पर जेएमएम का कब्जा था। राजेंद्र बाबू के निधन और सीएम हेमंत के दुमका सीट छोड़ने के बाद दोनों सीटें खाली हो गई। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर उरांव 2 दिवसीय बेरमो दौरे पर थे, जहां चुनाव को लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनी। तो वहीं पहले मिथिलेश ठाकुर दुमका गए और अब खुद सीएम दुमका में है। हालांकि सीएम का इनकार है कि यह दौरा चुनावी है, पर जब सीजन चुनाव का हो तो हर महीने चुनावी होते हैं। हम भी इस दौरे को चुनावी चश्मे से देखेंगे आज। सीएम हेमंत सोरेन का दुमका दौरा। दुमका को मिलेगी कई सौगात। कई गांवों का दौरा करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में हैं। दुमका उपचुनाव से पहले सीएम का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। सीएम के इस दौरे को मिशन उपचुनाव से जोड़कर देखिए तो इस दौरे के मायने साफ हो जाते हैं। उपचुनाव सरकार का लिटमस टेस्ट होगा और इस लिटमस टेस्ट में हेमंत फेल होना नहीं चाहेंगे। मुख्यमंत्री से पहले पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी दुमका दौरे पर थे और उन्होंने भी दुमका को कई सौगात दी थी। हालांकि सीएम इन दौरों को चुनावी नहीं मानते और इसे विकास से जोड़ते हैं। और विकास कार्य अपनी जगह है। हम लोग अपने सरकार की जिम्मेवारी को देखने जा रहे हैं। काम अब रफ्तार गति पकड़ेगी और चुनौती है। चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार अपने काम निरंतर करते रहेगी। सावधानी रहें लोग और काम भी करें। इससे पहले रामेश्वर थे बेरमो दौरे पर। बेरमो में रामेश्वर उरांव ने की थी चुनावी तैयारी। कार्यकर्ताओं को दिया था चुनावी मंत्र। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं संग की थी बैठक। सीएम के दुमका दौरे से पहले वित्त मंत्री सह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी बेरमो गए थे, जहां उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं संग लगातार बैठक कर चुनावी रणनीति बनाई। वहीं खबर उठी कि बेरमो सीट में टिकट को लेकर थोड़ी माथापच्ची हो सकती है, तो पाकुड़ में मीटिंग लेने पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया। बेरमो के टिकट के लिए कांग्रेस में मारामारी है, मुझे तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि मारामारी, तो कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले कितने हैं और लगता है कि कांग्रेस पार्टी का अगर किसी को टिकट मिलेगा तो चुनाव जीत ही जाएगा, इस बात को दर्शाता है। लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी में कोई मारामारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है और जिसका नेतृत्व हमारी माननीय सोनिया गांधी जी करते हैं और उनका अंतिम फैसला जिसको भी टिकट देंगे उस कैंडिडेट को गठबंधन जो है जो हम लोग हैं सारे लोग कांग्रेसी और गठबंधन के साथ तमाम लोग बेरमो हो चाहे दुमका हो, दोनों उम्मीदवार को जीतेंगे। चुनाव में इतना तय है कि दुमका से जेएमएम और बेरमो से कांग्रेस का प्रत्याशी होगा, क्योंकि ये दोनों सीटें इन्हीं के पास थी। बीजेपी भी इन दोनों सीटों को लेकर रणनीति में जुट गई है। तैयारी की शुरुआत रांची से हो गई है, जो धीरे धीरे दुमका और बेरमो तक पहुंचेगी। सियासी तपिश बढ़ रही है। इंतजार तारीखों के ऐलान का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो जाहिर सी बात है, तारीखों के ऐलान का इंतजार है। हालांकि बिहार चुनाव के साथ उपचुनाव दोनों होने की बात है। और अब हमारे साथ ऋषिकेश दिल्ली से जुड़ चुके हैं, विपिन हमारे साथ रांची से हैं, इनसे चर्चा करेंगे हम। अभी आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने बातों बातों में आज की जो सियासत है, लॉकडाउन के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे त्रिपुरा से लेकर के झारखंड होते हुए दिल्ली की सियासत से उन्होंने जोड़ा और उसके बाद फिर उन्होंने एक 6 महीने के जो काम का आकलन है वो जनता के सामने पेश कर दिया बातों बातों में। तो इससे काफी कुछ समझा जा सकता है कि इस दौरे के मायने कितने ज्यादा हैं मुख्यमंत्री के दुमका दौरे के। इससे पहले रामेश्वर उरांव 2 दिवसीय बेरमो दौरे पर थे। इस दौरान जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात, चुनावी रणनीति, लगातार बैठकें, सब कुछ हमने आपको पल पल के अपडेट्स दिए। आज इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। ऋषिकेश, अगर बीजेपी की सियासत या कांग्रेस की सियासत दोनों की बात करें तो जो डिसीजन होना है वो तो दिल्ली में ही होना है।
भले ये है कि बेरमो का जो फैसला होगा वो वाया रांची होते हुए दिल्ली से लिया जाएगा। अगर बीजेपी की तरफ से देखें तो दुमका और बेरमो का जो फैसला होगा वो वाया रांची होते हुए दिल्ली से लिया जाएगा, पर ये सियासत चलेगी दिल्ली से ही। तो दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है अगर झारखंड के उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात करें? अभिषेक, देखिए, दो तरीके की सूचनाएं हैं। पहला ये कि चुनाव आयोग में चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज भी केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठक हुई जिसमें अधिकारियों को शामिल किया गया है और जिसमें इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो तकरीबन 70 के आसपास जो उपचुनाव होने हैं देश भर में, एक लोकसभा के चुनाव होने और बिहार के विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उस पर किस तरीके की तैयारियां, डिप्लॉयमेंट क्या हो। और चूंकि दो जगह है, बेरमो और दुमका, तो वहां भी अधिकारियों को भेजा जा रहा है, अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे बातचीत की जा रही है और डिपुटेशन को लेकर के चर्चा आखिरी दौर में है। संभवतः जो जानकारी दी जा रही है, सितंबर के आखिरी सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दूसरी जो बात है वो महागठबंधन के से जुड़ी हुई है, जेएमएम और कांग्रेस के बीच में। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली आने वाले हैं चूंकि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करेंगे, जिसमें बाई इलेक्शन भी एक मुद्दा होगा और वहां के जो निगम और बोर्ड चुनने हैं, जो चर्चा होनी है, उस पर भी अहम चर्चा किया जाएगा और कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे जिसको कि चुनाव में इसे इशू बनाया जा सके, मुद्दा बनाया जा सके। खास करके कोरोना के वक्त में जो केंद्र सरकार की तरफ से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और इसका संकेत सोनिया गांधी के साथ बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दे दिया था। दूसरा जो एनडीए से जुड़ी सूचना है कि बीजेपी सिर्फ अकेले अपनी तैयारी बेरमो और दुमका में कर रही है, अपने सहयोगी आजसू से उनकी कोई बातचीत इस पर नहीं हो रही है। भरोसे में उन्होंने आजसू को नहीं लिया है। आजसू के कई नेताओं से मेरी बात हुई, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा बीजेपी की तरफ से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया है। मतलब साफ है कि बीजेपी को लगता है कि वो बगैर सहयोगियों के ही चुनाव में जीतेंगे। लेकिन आजसू का कहना है कि अगर राज्यसभा चुनाव का बात होता है तो वो उनसे सलाह मशवरा करते हैं, लेकिन बाई इलेक्शन को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं की गई है। उनके नेताओं के को नहीं टटोला गया उनके मन को। खास करके सांसद एक आते हैं आजसू से, गिरिडीह से, जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत होती रहती है, लेकिन अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। हालांकि अलग बात है कि कहा जा रहा है कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो बीजेपी अपने सहयोगियों को भी साथ लेकर चलेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश इस बात की तरफ बार बार जोर दे रहे हैं, लेकिन तैयारियां दोनों तरफ से है। बीजेपी के सामने चुनौती है अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने का। क्या वो बीते विधानसभा वाली गलती बाई इलेक्शन में नहीं करेगी, ये बड़ा देखना होगा, इस पर नजर है। आजसू की तरफ से कहा जा रहा है उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है उपचुनाव को लेकर के। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन उनकी भी बात दिल्ली में होनी है। मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है दिल्ली में, जिसमें बाई इलेक्शन तो होगा ही, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी होगी, जिससे कि वो इशू बनाया जा सके कि हम इस वक्त में आपसे अपने हक की चीजें मांगने आए थे लेकिन हमें नहीं मिला। और दूसरा, कांग्रेस के साथ वो बैठक भी करेंगे, नेताओं से बातचीत भी करेंगे, जिससे कि वहाँ के निगम और बोर्ड के चीजों को सलटाया जा सके, जिसको लेकर पार्टी में आपस में ही नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में असंतोष है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं। तो ये दो तरह की चीजें दिल्ली में है और दिल्ली इस बात का इंतजार कर रही है कि ये कब मौका आएगा। सब इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो और ऐलान होने के बाद भी सियासत तेज हो जाएगी। चलिए ऋषिकेश, विपिन के पास एक बार चलते हैं। विपिन, 2 दिन का दौरा था वित्त मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रामेश्वर उरांव का बेरमो में। जिस तरीके से हमने देखा कि इस 2 दिन लगातार रामेश्वर उरांव बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट करते नजर आए, उन सबको रणनीति, चुनाव को लेकर के क्या रणनीति रहने वाली, इस रणनीति को लेकर के रामेश्वर उरांव काफी मेहनत करते नजर आए। अभी जिस तरीके से हम आलमगीर आलम साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई टिकट को लेकर के कोई विवाद ही नहीं है। आप लोगों को ये खबर कहां से मिल रही है कि टिकट को लेकर के कोई विवाद है बेरमो में? तो ऐसा कुछ साफ खंडन कर दिया जा रहा है आलमगीर आलम साहब की तरफ से। और इसके बाद फिर एक और चीज जो देखने में आ रही है कि अगर उपचुनाव को लेकर के सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी पार्टी ने की है, सबसे पहले तैयारी शुरू कर दी है, जमीनी स्तर पर जा जाके कार्यकर्ताओं से इंटरेक्ट हो रही है, तो वो कांग्रेस। तो इससे समझा जा सकता है कि कितना सीरियसली इस सीट को लेकर के चल रही है कांग्रेस। विपिन,
जी बिल्कुल अभिषेक, अगर बेरमो विधानसभा की बात हम करें तो यहाँ से 6 बार राजेंद्र सिंह जो है वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और लगातार अगर इस सीट की हम बात करें तो इसे कांग्रेस का एक सबसे मजबूत गढ़ जो है झारखंड में इसे माना जाता है। तो ऐसे में जुलाई के महीने से ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राज्य में जो वित्त मंत्री हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव, वो अब तक 2 बार बेरमो जा चुके हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। इसके अलावा पीछे बीते महीने कांग्रेस भवन में भी 5 जो जिले हैं जो बेरमो के सराउंडिंग हैं उन तमाम जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक हुई थी, सबको टास्क दिया गया था। और बीते 2 दिन के दौरे के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ स्तर से लेकर प्रखंड अध्यक्ष और जो अन्य जो सटे हुए जिले हैं उनके जिला अध्यक्षों को भी बैठक में बुलाया था। और सबसे बड़ी बात, जहां तक जो विवाद की एक बात उभर कर आती है समय समय पर कि उम्मीदवार कौन होगा, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ पेचीदगी अब नजर नहीं आती अभिषेक, क्योंकि कल जब रामेश्वर उरांव बेरमो में बैठक कर रहे थे तो दिवंगत विधायक जो कांग्रेस के हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, उनकी पत्नी भी उस बैठक में आई थी और उन्होंने उस बैठक को संबोधित करते हुए ये कहा था कि राजेंद्र सिंह का एक सपना था कि वो अपने बड़े पुत्र यानी कि कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को विधायक बनता देखना चाहते थे, लेकिन पार्टी का निर्णय हुआ कि राजेंद्र सिंह को ही चुनाव लड़ना था, इसलिए वो चुनाव लड़े। तो ऐसे में उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष है झारखंड कांग्रेस के, उनसे ये अपील की कि आप पिता तुल्य हैं कुमार जो अनूप सिंह के, तो ऐसे में आप स्वर्गीय राजेंद्र सिंह के सपने को पूरा करें। यानी परिवार के तरफ से ये स्पष्ट हो गया है और लगभग ये तय भी है कि कुमार जो जयमंगल हैं अनूप सिंह, वही पार्टी के सिंबल पर वहां पर उपचुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपनी तैयारी भी पूरी कर दी है। तो परिवार के तरफ से स्पष्ट ये संकेत है कि दावेदारी को लेकर किसी तरह की किचकिच जो है परिवार के अंदर नहीं है। और जहां तक अगर बात की जाए तो जो सबसे बड़ी रणनीति इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बना रही है वो 50 वर्षों का जो योगदान राजेंद्र प्रसाद सिंह का बेरमो विधानसभा सीट को लेकर रहा है, उसको लेकर पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। खुद मुख्यमंत्री ने भी जब अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए वो बेरमो पहुंचे थे तो उन्होंने भी कहा था कि राजेंद्र बाबू के द्वारा किए गए तमाम जो कार्य थे बेरमो में, उसको अब तक जो योजनाएं चल रही थी, चाहे जो जिन अस्पतालों का उन्होंने शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन कराना सरकार की प्राथमिकताएं होंगी। तो सरकार, संगठन और गठबंधन का एक तालमेल दिखेगा इस उपचुनाव में। इसको लेकर स्पष्ट निर्देश और जो बयान है वो पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, वो दर्शा रहे हैं। और जहां तक अगर उपचुनाव के इतिहास की हम बात करते हैं अभिषेक, तो बीते 5 वर्षों में अब तक कांग्रेस ने 3 उपचुनाव लड़े हैं और तीनों में पार्टी को सफलता मिली है। लोहरदगा की बात करें, पांकी की बात करें या कोलेबिरा की बात करें, तो पूरी तरह से संगठन की ताकत के जरिए और राजेंद्र प्रसाद सिंह के योगदान को आधार बनाकर कांग्रेस जो है इस बार उपचुनाव के मैदान में उतर चुकी है। बिल्कुल विपिन, बने रहें आप हमारे साथ। एक बार ऋषिकेश का रुख फिर से करते हैं। हम दिल्ली की सियासत को समझने की कोशिश कर रहे थे। ऋषिकेश, हमें याद है कि जब झारखंड के चुनाव हो रहे थे उस समय आपने पूरे झारखंड का दौरा किया था। हमने देखा था इस जो झारखंड के चुनाव थे उसमें कि एक बहुत बड़ा कारण जो बीजेपी के हार का कारण बना, कहा गया कि रघुवर दास के प्रति नाराजगी, जिसका नतीजा था कि वो खुद अपनी सीट भी हार गए। अगर इस उपचुनाव की बात करें तो इस उपचुनाव में रघुवर दास बीजेपी के चेहरे नहीं है, बीजेपी की तरफ से भी नहीं है, रघुवर दास कोई फैक्टर नहीं है। बीजेपी की तरफ से एक नया फैक्टर जुड़ चुका है जो है बाबूलाल मरांडी। अब इस उपचुनाव में 2 लिटमस टेस्ट हैं। पहला लिटमस टेस्ट तो बाबूलाल मरांडी के लिए है कि बाबूलाल मरांडी के आने का कितना कुछ फायदा बीजेपी को मिलता है, चाहे दुमका की बात करें चाहे बेरमो की बात करें। मुख्य रूप से दुमका की ही अगर हम बात करें तो दुमका में बाबूलाल मरांडी एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर वो सरकार के कार्यकाल का है कि सरकार ने जो 6 महीने 7 महीने का जो कार्यकाल है, अगर कोरोना के इतर हम बात करें तो उस दौरान सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, कई ऐसे फैसले लिए जिनको लेने के लिए दम चाहिए था, जैसे 1 रुपए में रजिस्ट्री का बंद कर देना है, इस तरीके के फैसले। तो सरकार के इन फैसलों का जनता पर क्या असर पड़ा? हालांकि उपचुनाव में जो लोकल फैक्टर्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन राज्य भर के फैक्टर्स भी तो वो काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो एक लिटमस टेस्ट सरकार का भी होगा, एक लिटमस टेस्ट गठबंधन का भी होगा और एक लिटमस टेस्ट बाबूलाल मरांडी और बीजेपी का भी होगा इस उपचुनाव में। ऋषिकेश, अभिषेक देखिए, 2 बातें हैं। जब झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ बीते 6 महीने पहले, तो बीजेपी पिछले बार आजसू के सहयोग से, आजसू के साथ गठबंधन कर 2014 में सत्ता में आई थी और वो सरकार बनाने में कामयाब रही जब रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। इस बार ओवर कॉन्फिडेंस थी बीजेपी और उसको लग रहा था कि वो अकेले अपने बूथ से सरकार बना लेगी और वो 2019 के विधानसभा चुनाव में अकेले आई।
आजसू के साथ अलग होने का खामियाजा भुगतना पड़ा जब चुनावी नतीजे आए। आजसू को भले ही बड़ी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आजसू ने वैसे तकरीबन 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी को सीधा नुकसान पहुंचाया। अब वही प्रयोग क्या बाई इलेक्शन में होंगे, क्योंकि देखिए बेरमो में लड़ाई है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी की है। और वहां बेरमो में जो स्थिति है, चूंकि बेरमो जो विधानसभा है वो गिरिडीह के लोकसभा क्षेत्र में आता है, और वहां देखिए आजसू का बहुत बड़ा प्रभाव आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक विधानसभा में 8 से 10 हजार वोटर ऐसे जरूर हैं जो आजसू के समर्थक है, जो उनके अपने कट्टर हैं, चाहे वो आजसू जब से शुरू हुआ है तब से रहा है। और वो चूंकि बाई इलेक्शन में अगर लोग वोटिंग होगी तो वो वोट काफी मायने रखते हैं। अगर आजसू कह रही है कि उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया है और आखिरी वक्त में संपर्क हो भी जाए कि गठबंधन के साथ हम लड़ेंगे, जैसे राज्यसभा के चुनाव में समर्थन के वक्त हुआ था, तब तक चीजें आगे निकल जाएगी। विधानसभा में स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं। और दूसरा, चूंकि राजेंद्र बाबू का इतना बड़ा कद था, उनके प्रति सहानुभूति थी, तो काफी मुश्किल भरा है बीजेपी की वहां डगर। दुमका में थोड़ी बहुत गुंजाइश बचती है संथाल परगना में, क्योंकि कहा जा रहा है देखिए, लेकिन वहां बाबूलाल मरांडी का फायदा मिल सकता है। लेकिन बाबूलाल मरांडी के आने के बाद जो आदिवासी चेहरे जो बीजेपी के अंदर थे वो नाराज कहे जा रहे हैं। उसमें लुइस मरांडी जो वहाँ के स्थानीय विधायक हुआ करती थी पहले, इस बार वो कम अंतर से चुनाव हार गई है। दूसरा, चूंकि सत्ता होता है जिस पार्टी का, तो एक दबाव और दबदबा भी होता है वोटरों में। बहुत सारे ऐसी योजनाएं होती है जिसका सरकार उसको अपने पक्ष में बुलाने की कोशिश करता है। तो ये देखना होगा कि दुमका में क्या जेएमएम की तरफ से जो चर्चाएं हैं, कहा जा रहा है कि बसंत सोरेन उम्मीदवार होंगे या फिर उनके मुकाबले क्या लुइस मरांडी ही होंगी। तो कैंडिडेट भी बहुत सारा निर्भर करता है कि उम्मीदवार कौन होगा। हाँ, कोशिशें जरूर है, मुख्यमंत्री का ध्यान संथाल पर जरूर है। जब भी मौका मिलता है वो संथाल का दौरा करते हैं और वहाँ के इशू को वहीं की जमीन से उठाते हैं कि जंगल, खास करके आदिवासियों को किस तरीके से किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है। देखिए, हम अपने स्तर से बहुत सारा काम कर रहे हैं। चाहे वो आप देखिए, प्रवासियों को जब लाया जा रहा था झारखंड, तो झारखंड ऐसा पहला राज्य था जब वहाँ के मुख्यमंत्री ने प्लेन के जरिए अपने प्रवासियों को, जो फंसे हुए मजदूर थे, उनको वापस बुलाया। फिर उन्हें रोजगार दिलाने के लिए एक वापस लेह में एक स्पेशल ट्रेन खुलवाई गई। तो राजनीतिक तौर पर जेएमएम अपनी कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जब भी कोई मौका मिलता है वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, खास करके केंद्र में बीजेपी के खिलाफ। इसलिए सोनिया गांधी की बैठक में बोल रहे हैं कि आपको और ज्यादा मजबूती से बोलना चाहिए, मुखर बोलना चाहिए, क्योंकि उनका जो अस्तित्व है वो झारखंड तक सीमित है और राष्ट्रीय मुद्दों पर और ज्यादा मुखर होने की जरूरत है। तो ये एक अपना कैरिकेचर बढ़ा रहे हैं, खास करके मुख्यमंत्री और जेएमएम। लेकिन जेएमएम के सामने भी बड़ी चुनौती है। उनके कार्यकर्ता, उनके अपने विधायक जिस संथाल के बीच में है, वहां से कई तरह की खबरें आती हैं। कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी है, कई सारे विधायक संपर्क में है बीजेपी के, सरकार का तख्ता पलट होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। सब जो कवायदे हैं वो उसी संथाल से निकलती है जहां से उनका एक मजबूत जनाधार है। बिल्कुल। तो ये जो परसेप्शन पॉलिटिक्स में होता है, सीधा हम उसी संथाल का रुख करते हैं। हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं, दुमका से जुड़ चुके हैं अविनाश। और अविनाश, मुख्यमंत्री का भाषण अभी हम दर्शकों को सुना रहे थे। मुख्यमंत्री को अगर ध्यान से सुना जाए तो 2-3 बातें हैं जो सामने आती हैं। पहली बात जो उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से ऊपर है झारखंड, और वो फिलहाल अपनी जनता से मिलने के लिए आए हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात जो उन्होंने कहा वो केंद्र का जो व्यवहार है उस व्यवहार से वो व्यथित नजर आए। त्रिपुरा का उदाहरण उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आया। एक समय ऐसा था उन्हें समझ में नहीं आया, तो उन्हें उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किससे जाके अपनी व्यथा बोले। जनता तो उनसे अपनी व्यथा बोलती है, पर एक मुख्यमंत्री अपनी व्यथा किससे बोलेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात वहां पर उन्होंने कही। और साथ ही उन्होंने कहा कि योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, असली बात वो है, मेडिकल कॉलेज मिला या नहीं मिला वो बात दूसरी है, पर एक लैब जिसका वादा किया था सरकार ने वो लैब मिला। 6 महीने बाद वो अपने लोगों के बीच आए और उन्होंने लोगों को तोहफा दिया। अब इस बयान को अगर चुनावी चश्मे से हम देखते हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि विकास कार्य, और कुछ दिन पहले से ही विकास कार्यों को लेकर के सीएम एक्टिव हैं, लेकिन चूंकि मौसम चुनावी, हम चुनावी चश्मे से इसको देखेंगे। आज का जो बयान है उसे भी चुनावी चश्मे से देखेंगे, तो इसके मायने क्या समझे अविनाश? नहीं, देखिए, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आपको जब हेमंत सोरेन के संबोधन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जी,
तो इस संबोधन से पहले दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी समझने की जरूरत है। आज न सिर्फ झारखंड बल्कि देश की राजनीति में भी हेमंत सोरेन की चर्चा शुरू होने के साथ दिशोम गुरु के व्यवहार, उनके लगाव, जनता के साथ उनके संबोधन के वो अंश, शब्द और वैसी बातें जो जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, वो आपको हेमंत सोरेन के अंदर, हेमंत सोरेन के संबोधन में वो बातें झलकेंगी। मैंने इसलिए ये बातें कही कि उन्होंने जो संबोधन की शुरुआत की है, सामने बैठे जो प्रबुद्ध जन हैं, कि उनको संबोधन में कहा कि आप अभिभावक हैं, आप बड़े भाई हैं, आप सब कुछ हैं, और आप मुझे जब संबोधित करते हैं तो कृपया आप मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए, मुख्यमंत्री बोलते हुए आप मुझे संबोधित ना करें। ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं, आपका छोटा भाई हूं, बेटा हूं। तो ये जो शुरुआत है इस 3 दिवसीय यात्रा के राजनीतिक पहलू, चुनावी पहलू और इस नेता के, मुख्यमंत्री के दुमका के साथ लगाव, जेएमएम के इस संथाल परगना की धरती में राजनीतिक पकड़ को आगे बढ़ाने वाली दिशा देने जैसा है। आपने एक बात और कही जो यहाँ से संबोधन में कहा गया, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जनता है, राज्य है, इस राज्य है, बाद में पार्टी है। ये बातें कई मौकों पर कई लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ अगर अभिषेक हम देखें, कहना और करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। आज अगर हेमंत सोरेन ये बातें कह रहे हैं कि उनके लिए पार्टी से ऊपर ये राज्य है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री इस वक्त वो हैं, और राज्य में अगर सबसे पहले कोई प्राथमिकता है तो वैसी तमाम विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की है, वैसी घोषणाओं को धरातल पर उतारने की है जो राज्य सरकार करती रही है। एक और अच्छी बात उन्होंने कही, शायद आप भूल रहे हो, उन्होंने दिशा देने वाली बात कही, और उससे अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि अब तक के जितने लोगों के कार्यकाल रहे, मतलब मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, पार्टी की बात करें, सरकार के कार्यकाल की बात करें, तो कहीं से भी वो शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, रोजगार की बात करें, कहीं से राज्य के अंदर कोई दिशा देखने को नहीं मिलती है। और उन्होंने इस संबोधन के दौरान अपने कार्यकाल की भी चर्चा की कि मैं खुद अपने कार्यकाल की भी इस समीक्षा करता हूं, तो यही दिखता है। इसलिए आने वाले समय में मैंने जो एक रोड मैप बनाया है, इस सरकार ने जो रोड मैप बनाया है, उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि जो हमारी शुरुआत हुई है, इस सरकार की जो शुरुआत हुई है वो कोरोना काल से हुई है, और इस कोरोना के काल में जो शुरुआती दौर से ही जिस तरह से राज्य और ये सरकार लगातार कम संसाधनों में काम कर रही है, जिस ओर आपने कहा मेडिकल कॉलेज की जो चर्चा हुई, अगर 3 लैब की अगर आप बात करते हैं तो 1 लैब इस संथाल की धरती, इस दुमका को मिली है। तो ये जो उनका संबोधन था, एक लोग के साथ अटैचमेंट, लोगों के साथ जुड़ाव, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, और आने वाले समय में इस वर्तमान सरकार का जो लक्ष्य है, जो दिशा है, उस ओर परिलक्षित करता है, उस ओर आपको ध्यान आकृष्ट कराता है। इसलिए बहुत प्रभावशाली उन्होंने बहुत जो बातें रखी है, बहुत छोटी बातें रखी है। अंतिम में भी एक बात उन्होंने कहा, जब लोग संबोधन के बाद उनका संबोधन खत्म हुआ, लोग उनकी तरफ आना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरी सुरक्षा आपके हवाले है, क्योंकि इस वक्त कोरोना का काल है, आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो पूरा काम रुक जाएगा, आपको मेरी सुरक्षा करनी है। तो ये जो कुछ चीजें हैं, हर एक चीज को अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज जब इस 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत हुई है, राजनीतिक हलकों में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि सामने उपचुनाव है, इस 9 महीने के कार्यकाल के दौरान जब काम गति नहीं ले रही है, तब हेमंत सोरेन संथाल आए हैं, कोरोना के काल में ये उनका दूसरा दौरा भी है। तो ये सारी चीजें तो राजनीतिक रूप से समीक्षा भी की जाएंगी, आकलन भी किए जाएंगे, जो मुख्य विपक्षी दल है वो आरोप भी लगाएगी, यही तो राजनीति है। लेकिन अगर राज्य का मुखिया सही दिशा की ओर अपने लोगों को इस ओर को दिखाता है और एक्सेप्ट करता है कि अभी तक क्या हुआ और हम क्या करना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं
तो आने वाले समय में आप उसे सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वीकार से सुधार की तरफ इस पूरे संबोधन को भी समझने की जरूरत है कि इस कोरोना काल में जिस तरह से बेहतर कार्य किया है, हवाई जहाज से यहाँ के संथाल के लोगों को लाया गया, यहाँ के लोगों को दूसरे जगह रोजगार के लिए भेजा गया, पूरे देश भर में कोरोना काल में झारखंड की एक चर्चा हो रही है। झारखंड की इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि एक छोटे राज्य होने के बावजूद एक दिन में 1.5 लाख तक अगर जांच होती है, और आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की अगर आप बात करें तो आपको हंसी आती है। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है। जी चलिए, अभिषेक। अविनाश बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऋषिकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विपिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस उपचुनाव को लेकर के जो सियासत चल रही है, इस उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं, वो चूंकि न्यूज 11 भारत आपको पल पल की अपडेट्स, चाहे दुमका हो, चाहे बेरमो हो, चाहे रांची हो, चाहे दिल्ली हो, उन तमाम जगहों से हमारा दावा और वादा दोनों है कि सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, और हम पहुंचा भी रहे हैं। उसी को लेकर के फिलहाल ये चर्चा हो रही थी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हमारे साथ जुड़े और तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाया। इस ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ और खबरों पर नजर देंगे। एक ब्रेक लेते हैं।